सलाम, नमस्ते, आदाब। आपका भाई, आपका दोस्त शान शादाब। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्लास्टिक मनी के बारे में। प्लास्टिक मनी में क्या होता है कि एटीएम मशीन, डेबिट कार्ड, जस्ट लाइक डेबिट कार्ड, ये हो गया आपका क्रेडिट कार्ड। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एटीएम मशीन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका नुकसान क्या है, ये कब ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटीएम मशीन की। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो मशीन लगी होती है जिसमें आप कार्ड डाल करके पैसा निकालते हो, उसको बोलते हैं एटीएम, मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बैंक में जो भी सर्विसेज है वो आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए ही मिलती है। मतलब सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक, अभी तो 3 बजे तक ही खुलता है। तो अब आपको इसके अलावा ज़रूरत पड़ गई तो आप क्या करोगे? पैसे कहाँ से लेके आओगे? आपके बैंक में पैसे रखे हुए हैं। उसकी सुविधा के लिए एटीएम मशीन आई, इसकी खोज हुई। अब हम इसमें पहले बात करेंगे डेबिट कार्ड की, मतलब आपके एटीएम कार्ड की। तो डेबिट कार्ड जो होता है वो ये होता है कि आप अपने बैंक में पहले से आपने एक पैसा जमा कर दिया है, आपका पैसा जमा हुआ है, अब आप उसको चाहते हो कि निकाल लो। पहले ये क्या होता था कि पासबुक ले जानी पड़ती थी, आपने पर्ची से भर करके, ये विड्रॉल फॉर्म भर करके बैंक में जा करके निकालते थे। तो अब उन सब चीज़ों का लमसम काम ख़त्म हो गया। तो आपको एटीएम कार्ड दे दिया गया है, मतलब डेबिट कार्ड दे दिया गया है। आप डेबिट कार्ड से जा करके किसी भी टाइम 24/7 रात दिन कभी भी जा करके आप बिना लाइन में लगे बहुत ही कम टाइम में अपने पैसे निकाल के आ सकते हैं। तो मोटी बात ये होगी कि जो डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड है आपका, उसका काम ये होता है कि आपका जो पैसा पहले से बैंक में जमा है, आपने उस पैसे को निकाल लिया। तो ये काम जो होता है वो होता है डेबिट कार्ड। दूसरी बात आती है क्रेडिट कार्ड। ये मैन पॉइंट है आपका क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के नाम से ही पता चल रहा है कुछ हमको उधार मिल रहा है, मतलब कुछ हम कहीं से ले रहे हैं। मैं इसकी पहले ज़रूरत की बात कर देता हूँ। ज़रूरत में अक्सर लोगों को ये ज़रूरत पड़ जाती है इमरजेंसी में कि अब मुझे कोई 5,000 रुपये चाहिए या 10,000 रुपये चाहिए, वो बाय इत्तेफाक नहीं है उनके पास में। अब ये मान लीजिए कि बच्चे की स्कूल में फ़ीस ही देनी है, लड़के हैं, यंगस्टर हैं, उनको कोई फ़ोन अच्छा लग गया तो अब वो चाहते हैं कि वो एक 20,000 का फ़ोन ले लें, बट अभी इमीडिएट उनके पास पैसा नहीं है। वो धीरे धीरे आगे पैसा उसका दे देंगे, या फिर एक टाइम पीरियड के बाद में अगले महीने हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम उसका पैसा जमा कर देंगे। इन सब ज़रूरत को पूरी करने के लिए बैंक जो देता है आपको, वो देता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो एक लिमिट होती है, हर एक चीज़ की लिमिट होती है, सेम एज इट इज़ ही क्रेडिट कार्ड की भी एक लिमिट होती है। वो कैसे डिसाइड होता है? वो आपके बैंक के ट्रांजैक्शन पे डिसाइड होता है। आपने कहीं कोई लोन वगैरह तो नहीं ले रखा है, ये सब सारी चीज़ें देखता है। उसके बाद में बैंक आपको आपके अकाउंट पे एक क्रेडिट कार्ड आपको इशू करता है, वो आपको कराना होता है। इसकी लिमिट होती है, जैसे शुरुआती अगर बात करें तो वो 25,000, 30,000, 40,000, या फिर सैलरी जिसकी अच्छी आ रही होती है अकाउंट में तो उसके हिसाब से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उसकी भी लिमिट डिसाइड हो जाती है। कहते हैं कि हमें अब ज़रूरत पड़ी कहीं पे जा करके, और हमने वहाँ पे उसकी जो पेमेंट है वो पेमेंट हमने क्रेडिट कार्ड से कर दी। अब बात ये आती है कि उसकी जो हमने पेमेंट करी है उस क्रेडिट कार्ड से, उसका पैसा हमको कब जमा करना है, या फिर उस पैसे पे हमको कोई इंटरेस्ट लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता है। आपने जो क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया गया है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। अगर आप बैंक ने आपको 25,000 रुपये की लिमिट दे दी है तो आपको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मतलब ब्याज कोई भी नहीं लगेगा। बस उसका एक डे लिमिटेड भी होता है, इतने दिन में आपको उसको पैसे वापस करिए। मोस्टली जो बैंक हैं वो आपको 40 से 50 दिन का लिमिट देते हैं कि आप 50 दिन के अंदर में, 40 दिन के अंदर में पैसे को वापस कर दीजिए। मान लीजिए कि अगर आपने 1 तारीख को कोई सामान ख़रीदा और आपको 50 दिन की लिमिट मिल गई, तो सीधी चीज़ ये है कि आपने 1 से 30 हो गया, उसके बाद 20 दिन और आपको मिल गए, तो मोटा आपको 50 दिन मिल गया। अब आपको करना क्या है इस केस में कि जो पैसा है वो पैसा 50 दिन के अंदर में ही वापस कर देना है। इसका बहुत ख्याल रखना है कि 50 दिन से जब आप ऊपर चले जाते हैं तो वो आपके ऊपर में पेनल्टी लग जाएगी।
वो पेनल्टी महंगी पड़ जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो क्रेडिट कार्ड आपको मिले, एटीएम से पैसे नहीं निकालने उस क्रेडिट कार्ड से, उस पर भी बड़ी पेनल्टी होती है। तो अगर आपको इमरजेंसी में कहीं कैश ही चल रहा है और वो कार्ड वहाँ पे नहीं लिया जा रहा है, तो आप किसी और के पास जा करके उससे अपना कार्ड स्वाइप करा करके कैश ले सकते हैं, और उस कैश के जगह पे आप उसको 1% या ½ % दे सकते हैं। तो इस तरह से आप कैश विड्रॉल करके और अपनी आपकी जो इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी है आप उसको पूरा कर सकते हैं। उसको कहीं भी जेब में रख करके मूव कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा आपको वो ये है कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। दूसरी चीज़ कि आपको उस बंदे के एहसान नहीं लेने पड़ेंगे। नंबर 3, कुछ लोग जा कर के किसी रसूखदार लोगों से ब्याज पे पैसे ले आते हैं, वो आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो 3 बातें हैं, ये बहुत पॉइंट की बातें हैं। इन सब चीज़ों से आपको क्रेडिट कार्ड बचाएगा। आपको जहाँ से सामान ख़रीदना है, जहाँ पे पेमेंट करनी है, सीधा वहाँ जाना है और अपना कार्ड पकड़ाना है और फटाक से पेमेंट कर देनी है। अब इन सब बातों के बाद में फिर आपके दिमाग में एक ये आ रहा होगा कि मैं इसकी पेमेंट कैसे करूँगा। ये बहुत ज़रूरी सवाल है, और सवाल तो बनता ही है। सवाल नहीं उठेगा तो इसका मतलब सीधी सी आप बात को नहीं आपने सुना है। सवाल उठ रहा है, इसका मतलब आपने कंसंट्रेट हो करके इस बात को सुना है। इसकी पेमेंट के लिए आप डिपॉजिट स्लिप भर करके आप बैंक में पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है नेट बैंकिंग के थ्रू। नेट बैंकिंग में 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप अपने हिसाब से जितने जब चाहें उसको पेमेंट कर दें, मतलब जो आपको टाइम पीरियड मिला था 50 दिन का, बिलिंग डेट जिस दिन आपकी हो गई उसके 20 दिन बाद में जो आपको पेमेंट जमा करनी है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसको 50 दिन से पहले भी कर सकते हैं और उसको 50वें दिन भी कर सकते हैं, ये नेट बैंकिंग से। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको ऑटो पे अगर कर देते हैं तो आपकी जो बैंक में पेमेंट है उसमें से ऑटोमेटिक वो डेट टाइम पे वो पेमेंट आपका जो भी आपने क्रेडिट किया था वो कट जाएगा। तो ये 3 तरीके से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। एक तो चौथा और भी जुगाड़ है, क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर देते हैं, वो अलग बात है, वो बताऊंगा कभी फुर्सत में। अब हम बात करेंगे इसके आगे की कि जो क्रेडिट कार्ड आता है या डेबिट कार्ड आता है उसके ऊपर में आपने देखा होगा कि अक्सर लिखा होता है वीज़ा। देखिए ये लिखा हुआ है वीज़ा, ठीक है। दूसरा ये इस पर मास्टर, यहाँ पे वीज़ा लिखा होता है, मास्टर लिखा होता है। तीसरा जो कार्ड होता है वो आता है आपका रुपे, यहाँ पे रुपे लिखा होता है। तो अक्सर ये कन्फ्यूज़न हम लोगों के दिमाग में रहती है कि ये मास्टर वीज़ा या फिर रुपे क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मास्टर वीज़ा रुपे हैं ये एक बेसिकली आप कंपनी समझ लीजिए जो पैसे का ट्रांजैक्शन कराती है। क्योंकि मान लीजिए आप ICICI बैंक है, ठीक है, और आपका HDFC बैंक है, ये सारे जो बैंक हैं उनको अपना डेटा देना पड़ेगा उस मशीन को। जो HDFC की मशीन लगी हुई है वो आपका ICICI बैंक का भी ATM एक्सेप्ट कर लेता है, वो आपका HDFC का भी कार्ड एक्सेप्ट कर लेता है, वो आपका सेंट्रल बैंक का भी कार्ड एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये सारी चीज़ों को एक में करने के लिए सारे बैंकों को अपना डेटा शेयर करना पड़ता। तो हर कोई चाहता है कि हमारे कस्टमर जो है वो सिक्योर रहें, हमारे कस्टमर का कोई पता ना कर पाए, वो चाहते हैं हमारे कस्टमर का कोई पता ना चल पाए। तो इस केस में एक थर्ड पार्टी आकर के खड़ी हुई, वो बोलती है कि मैं आपका डेटा सिक्योर रखूँगा, मैं आपको आपका डेटा किसी को भी नहीं बताऊँगा। बैंक्स हैं वो बैंक उस कंपनी के पास जाती हैं और अपना डेटा शेयर करती है, और वो सारा डेटा वो कंपनी मास्टर या फिर वीज़ा या रुपए, वो सारी जो डिटेल्स है वो उस ATM मशीन में फीड कर देती है। जैसे ही आप कार्ड लगाते हैं, किसी भी बैंक का कार्ड किसी भी ATM में लगाते हैं, वो पैसा आपको दे देता है। तो जो 2 मैन कार्ड हैं जो वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर यही चलते हैं ओवरऑल दुनिया में, वो है मास्टर कार्ड और वो है वीज़ा कार्ड, और जो रुपए है वो हमारे इंडिया का है। जो मास्टर कार्ड है और जो वीज़ा कार्ड है
वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड होता है। आप कहीं से भी जा कर के, मान लो आप यहाँ पे हो, आपके पास कार्ड इंडिया का है, मास्टर कार्ड है, आपके पास वीज़ा कार्ड है, आप सऊदी अरब में जाते हैं या फिर आप दुबई जाते हैं या आप अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे वो कार्ड मशीन में लगा करके स्वैप कर सकते हैं, या वहाँ पे जो भी दुकानदार है उसके पास जो स्वैप मशीन है वहाँ दे करके आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो वीज़ा और मास्टर कार्ड है वो आपको इंटरनेशनल सर्विस देता है। और रुपए, मास्टर कार्ड और वीज़ा ये आपसे चार्ज करते हैं, जो कि बैंक इनको अपने कस्टमर प्रोवाइड करता है कि हम आपको अपने कस्टमर दे रहे हैं, और वो कंपनी डायरेक्ट आपसे चार्ज करता है बैंक से कह करके कि आप इनको 300 रुपये, 350 रुपये, जो भी आप हमेशा अक्सर ये समझते हो कि मेरे बैंक से इतना पैसा कट गया, मुझे पता नहीं चला ये किस चीज़ के हैं, तो वो मोस्टली उसके ईयरली मेंटेनेंस चार्ज होते हैं। तो इस तरह से ये आपका वीज़ा, मास्टर और रुपए हो गया। मोस्टली मैं प्रीफर ये करूँगा, जो लोग बाहर नहीं जाते हैं विदेश में, वो इंडिया में ही रहते हैं, तो उनको रुपए कार्ड लेना चाहिए। रुपए कार्ड में पहली चीज़ सर्विस चार्ज है वो कम होता है, दूसरी चीज़ आपकी जो डिटेल है वो बाहर नहीं जाती है कोई विदेश पे। आपने कार्ड, आप इंडिया में रहते हो और पैसा आपने इंडिया के बैंक में जमा करा हुआ है, लेकिन जब आप ट्रांजैक्शन करने जाते हो मास्टर या वीज़ा कार्ड से, वो डेटा जाता है आपका विदेश में। तो सबसे पहले तो आप देसी बनिए, अपने देश की चीज़ें ही इस्तेमाल करिए। तो हमारे देश का जो रुपए कार्ड है, आप जब भी बैंक जाएं आप उनको स्पेशल बोलें कि हमें रुपए कार्ड ही आप इशू कीजिए, जिनको सिर्फ हिंदुस्तान में ही रहना है, बाहर नहीं जाना होता है उनका, या उनको बाहर जा कर के ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, तो वो रुपए कार्ड ही लें। आई होप कि जो आपको जानकारी दी है ये आपके काम की जानकारी है। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।